जी हाँ, ये ग्लोबल साउथ का नेतृत्व, ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देश। असल में जैसा प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया और कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ बताते हैं, ये आम जनता इसको साउथ और नॉर्थ को कैसे, असल में अगर आप दुनिया अगर पृथ्वी देखें तो जो उत्तर में जो देश हैं ज़्यादातर उनमें वो विकसित देश हैं, और दक्षिण में जो देश हैं वो विकासशील देश हैं। और तो इसलिए इसको साउथ और नॉर्थ कहा जाता है। एक ईस्ट वेस्ट डिवाइड है जो चल रहा है, जो दो धड़े चल रहे हैं, और एक नॉर्थ और साउथ की जो डिवाइड नहीं है, ये फर्क है, ये जो इकोनॉमिक फर्क है, आर्थिक रूप से कमजोर है जो साउथ है। वो जो ग्लोबल साउथ है, जो जो ये जो विकासशील देश हैं, उनकी अगुवाई अब इन सब कदमों से भारत कर रहा है, जैसा आज दिखा है अफ्रीकन यूनियन के शामिल होने की वजह से। रोहित हमारे साथ हैं अमेरिका से। रोहित, तो ये ग्लोबल साउथ की आवाज भारत को पुरजोर तरीके से माना जाने लगा है, अब ये कह सकते हैं? जी, बिल्कुल। और देखिए, मैं ब्रिक्स का एग्जांपल दूँगा। जब वहाँ पे भारत था, जब हम वहाँ पे थे, वहाँ पे भी हमने देखा किस तरह से हम्म। जो हमारे नेता थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके आस-पास किस तरह से लोग उनसे मिलना चाहते थे, उनसे बात करना चाहते थे। और इससे पहले भी हमने यूनाइटेड नेशंस में भी देखा है कि जो बाकी के जो देश हैं, भारत हमेशा से उनकी आवाज़ बनता हुआ नज़र आया है, हमेशा से। तो आई थिंक एक फॉर्मल तरीके से अब जो है, एक लीडर की तरह भारत ने अपने आप को घोषित कर दिया है ग्लोबल साउथ का। ये बात अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स ने भी कही थी, ऑफ द रिकॉर्ड कही थी कि भारत जो है उसे अमेरिका ऐसा देखता है कि इट्स अ वॉइस नहीं, ऑफ द न्यू हम ग्लोबल जैसे रोहित, साउथ। हम जैसे ना लगातार हम इसकी बात कर रहे हैं, तो ये ग्लोबल साउथ की आवाज, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, भारत शुरुआत से ही काफी सालों से ही ग्लोबल साउथ की आवाज थी, विकासशील देशों की आवाज थी। लेकिन तब फर्क ये था, जब वो नॉन लाइन मूवमेंट वाला फर्क ये था कि जब जो दो धड़े थे, उन धड़ों में से भारत वो आवाज थी जो किसी के साथ नहीं था। जब राष्ट्रपति नासिर थे इजिप्ट के, और मार्शल टीटो थे युगोस्लाविया के, तो वो किसी के साथ नहीं होने वाली बात थी। अब जो ये भारत जो ग्लोबल साउथ का अगुवा है, वो दोनों के साथ है। वो अगर दो धड़े हैं भी, जैसे अगर रशिया यूक्रेन वॉर में वो रूस के खिलाफ नहीं बोलेगा, लेकिन वो अमेरिका का भी साथी है। ये एक बड़ा अहम फर्क है रोहित यहाँ पर। जी, जी, बिल्कुल। और आई थिंक ये दर्शाता है, मैं बार-बार ये कह रहा हूँ, देखिए अमेरिका ने जब देखा कि इस सदी में उसको कौन-सा ऐसा रिलायबल पार्टनर मिल सकता है, जो इसको जो वर्ल्ड को एक डेमोक्रेटिक तरीके से चलाने में काम करे, कारगर साबित हो, तो उनके पास भारत के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। और ये बार-बार अमेरिका कहता है कि अगर भारत किसी भी तरह से इस जो वॉर चल रहा है, अगर उसमें मध्यस्थता कर पाए, नेगोशिएट कर पाए, चीज़ों को कर पाए, तो ये बहुत बड़ी चीज़ होगी, बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और अमेरिका शायद चाहता भी है कि भारत इस तरह का रोल ग्लोबल पॉलिटिक्स में प्ले करे। और यही बात जो है चीन को बहुत ज़्यादा खटकती है, किशोर। जी जी। तो ये ग्लोबल साउथ की लीडरशिप अब वो बिल्कुल नेचुरल है कि वो चीन को खटक रही है। खटक इसलिए रही है किशोर, अगर देखें, अगर माइन्यूट तौर पे दुनिया में दो ऐसे देश हैं जिनकी बड़ी आबादी है, जो बड़े हैं भी, और इकोनॉमिक तरीके से जब ये तय होने लगा कि कौन ग्लोबल लिबरलाइजेशन के बाद, तो चीन और भारत में प्रतियोगिता हुई। चीन की नीति ऐसी है कि उसकी विस्तारवादी है, भारत वैसा नहीं करता, किसी को ऋण देके न चुकाए, उसे अपने कब्जे में ले ले। तो ये दोनों के बीच में प्रतियोगिता थी, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री तो आपके पास आएंगे नहीं। वो अब अफ्रीका समझ गया है। अफ्रीका समझ गया है। डेवलपिंग कंट्री तो आपके पास आएंगे नहीं, उनमें से ज्यादातर अमेरिका के पास है, और रूस को इन सब चीजों से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, और वो डेवलपिंग कंट्री में आता भी है। तो ऐसे में चीन और भारत दो ऐसे दुनिया के ऐसे देश हैं जो ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करने के काबिल हैं। हाँ, मतलब वो उस चीन निकला था वो भी ग्लोबल साउथ का, अब तो खैर वो और प्रधानमंत्री ने इसको कहते हैं ना कि मौके का फायदा उठाना। जी। और नहीं, पर ये इसमें चीन जिस तरह से सन 2000 से, जैसे हमने बात की, अफ्रीकन आउटरीच किया जियांग जमीन के टाइम से, उसके बाद से वहां निवेश और दूसरे देशों में, लेकिन फिर अफ्रीका ने भी देखा कि क्या हाल हुआ, पाकिस्तान का क्या हाल हुआ, श्रीलंका का क्या हाल हुआ, बांग्लादेश सही समय पर समझ गया, नेपाल में भी अभी उनके राजदूत ने कह दिया कि आप ये अनफॉर्चुनेट है कि आपके बॉर्डर इंडिया के साथ है, तो उनको बैकलैश वहां पे झेलना पड़ रहा है। वहां पे नेपाल के नेता बोल रहे हैं कि ये भारत के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं। तो ये चीन की ये जो कोशिश थी, उससे अब
उसको लोग समझ रहे हैं, उसके दूसरे देश समझ रहे हैं। किशोर, जैसे आपने कहा कि चीन बहुत पहले से ही शुरू कर चुका था अफ्रीका में अपना इंटरेस्ट, भारत ने भी जो है अपना इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया था। हाँ। और कोशिश यही थी कि वो ऐसे देश जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद है और उनको ज़रूरत, हम लोग ऋण दे के नहीं ले रहे हैं लेकिन उनको ज़रूरत है सामरिक तौर पर बात करें। वो समझ गए ना चीन की, लेकिन हाँ। विस्तारवादी हमारी विस्तारवादी सोच नहीं है। इसी साल फरवरी मार्च में एक एक्सरसाइज के लिए जितने भी अफ्रीकन कंट्रीज के जो आर्मी चीफ हैं उनको बुलाया गया था। उनमें से वो आए जो कि चाइना से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, लेकिन उनमें से वो लोग नहीं आए जिन कंट्रीज में चाइना का प्रभाव था। उस दिन से भी ये समझ में आ रहा था कि अफ्रीका भी पूरी तरीके से बट चुका है, लेकिन वो एक पार्ट जो था जिसमें कि उस बटने में तो आज एक सेंध लगी ना। हाँ, क्योंकि आज अफ्रीकन यूनियन पूरा का पूरा साथ में आ रहा है। सेंध लगी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना तो हमेशा से यही चाह रहा था कि जो भी पार्ट मेरा है, मतलब जिसपे मैं वो रखूं, मेरा अपने पास आ जाएगा। लेकिन अब जैसे ही यहाँ पे सदस्यता मिली तो अब वहाँ की कंट्रीज भी ये सोचेंगे कि भाई चाइना ने वीटो नहीं लगाया, क्योंकि वीटो लगाने के लिए चाइना माहिर है, हर जगह वीटो लगा देता है, लेकिन यहाँ पे नहीं किया। तो इसका मतलब उसमें भी वो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देख रहा होगा, इसी वजह से नहीं किया ऐसा। अदरवाइज जब ऐलान हो गया तो इसका मतलब कंसेंसस बन चुके थे और चाइना को भी पता था कि ये होने वाला है। लेकिन ये वो तो जाहिर सी बात है, वो तो पता ही है। एक चीज और कहूंगा संक्षेप में, केवल इस भारत की उपलब्धि है ही, अफ्रीकी संघ की उपलब्धि है, लेकिन G20 की चुनौती भी है। आप किसी संगठन से जुड़ते हैं तो आप चाहते हैं कि विकास करे, ग्रोथ करे। तो अफ्रीकी संघ की आज के बाद एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है। अगर वो एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं करता है G20, तो आने वाले वक्त में कोई जरूरी नहीं कि उनको इस संगठन की आवश्यकता हो। हाँ, और एक रोहित, अब जो दूसरा पहलू है भारत चाइना, एक तो अमेरिका चाइना का पहलू था, एक इंडिया चाइना का पहलू है। उसमें रूस एक एंगल है। चाइना रूस का साथ दे रहा है अमेरिका के खिलाफ, लेकिन भारत रूस के खिलाफ नहीं जा रहा अमेरिका के साथ होते हुए भी। तो भारत और चाइना के बीच में रूस से अगर चाइना उम्मीद करेगा तो रूस कैसे आएगा, ये इस चीज को अमेरिका कैसे देखता है? किशोर, रोहित जवाब दें उससे पहले मैं एक जानकारी दर्शकों को भी देना चाहूंगा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा है कि बीइंग ए प्रोडक्टिव मॉर्निंग एट G20 समिट इन दिल्ली, क्योंकि पहला सेशन अब खत्म लगभग हो गया होगा क्योंकि लंच का समय हो चुका है। तो फर्स्ट सेशन आज के दिन का पूरा हो गया और पीएम का एक ट्वीट सामने आया है जिसमें फर्स्ट सेशन को लेकर उन्होंने कहा है कि प्रोडक्टिव सेशन मॉर्निंग आज की रही है। और रोहित, आप अपना जवाब जो किशोर ने पूछा था सवाल जी कि इंडिया, रशिया, चाइना, देखिए अमेरिका देखिए रशिया के साथ तो देखिए मुझे शायद ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक रशिया के साथ अंडरस्टैंडिंग बनी रही है हमेशा से। किशोर, मैं आपको थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा कि जब प्रेसिडेंट बाइडेन यूक्रेन गए थे तो रशियन अथॉरिटीज को बता दिया गया था, पूरी विश्व को नहीं पता था, लेकिन रशियन अथॉरिटीज को पता था कि वहां पे जो बाइडेन जाने वाले हैं, तो किसी तरह की कोई गलत चीज रशिया ना कर पाए। तो अमेरिका रशिया की कहीं ना कहीं एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग और बैक चैनल्स हमेशा काम करते हैं। अनफॉर्चुनेटली जब चाइना पे बात आती है तो बैक चैनल्स भी काम नहीं कर पाते चाइना के साथ। और आई थिंक अमेरिका इसलिए इंडिया को कहीं ना कहीं देखता है कि शायद अगर इंडिया इन दोनों देशों के साथ संबंध रखता है और अच्छे संबंध रखता है तो कभी कभी इन मल्टीलैटरल एंगेजमेंट्स का रीजन ये होता है कि उसमें आप अपनी बात किसी और के थ्रू कर सकते हैं, करवा सकते हैं और अपना पक्ष रख सकते हैं। तो अमेरिका के लिए भारत इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे रिलेशन रशिया से स्पेशली बहुत सालों से, दशकों से रहे हैं और कहीं ना कहीं जो इन बिटवीन जो बातें होती है जो शायद अमेरिका डायरेक्टली ना कर पाए रशिया से, वो भारत के थ्रू, और साथ ही साथ चाइना के साथ भी ऐसा अमेरिका चाहता है कि भारत करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक हम उस मुकाम पे नहीं है। शायद हमारे जो रिलेशन है रशिया के साथ, चाइना के साथ, वो बिगड़े हैं गलवान के बाद, लेकिन अमेरिका जरूर ये चाहेगा कि भारत जो है उसके संबंध अच्छे रहे चाइना से। तो एक इन बिटवीन का जो रोल है वो भारत अच्छी तरह से बखूबी तरीके से निभा सके। जी रोहित, बिल्कुल। इस बीच जैसा आप जो जिक्र कर रहे थे तो पीएम ने ट्वीट किया है बीन अ प्रोडक्टिव मॉर्निंग एट द G20 समिट इन दिल्ली, और एक इसके साथ ही एक वीडियो भी जारी किया है, वो उस वीडियो पे भी नजर मार लेते हैं। आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले
इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। जब बरसों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही है, 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। भारत की G20 प्रेसिडेंसी देश के भीतर और देश के बाहर इंक्लूजन का, सबका साथ का प्रतीक बन गई है। भारत में ये पीपल्स G20 बन गया। या तो सभी राष्ट्राध्यक्ष आज सुबह पहुंचे, पहला सेशन हो चुका है। हमारे साथ दुबई से वरिष्ठ पत्रकार शानिर सिद्दीकी साहब जुड़ रहे हैं। शानिर, वहाँ इसको किस तरीके से लिया जा रहा है जो अभी तक हुआ है, अफ्रीकन यूनियन का शामिल होना, भारत की प्रेसिडेंसी, भारत का ये आयोजन, जो इस तरह का आयोजन कभी G20 का हुआ नहीं, और उसमें मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भी यहाँ पर मौजूद हैं और उनके साथ भी केमिस्ट्री देखने को मिली प्रधानमंत्री मोदी की। ये अरविंद जी, यूएई के साथ जो भारत का रिश्ता है वो तो एक अलग ही लेवल पे है, क्योंकि जो कल्चरली, बिजनेस के तौर पे जो दोस्ती है वो शायद इंडिया की किसी और देश के साथ है भी नहीं। और सबसे ज़्यादा भारतीय भी यहीं रहते हैं, 35 लाख से ज़्यादा भारतीय यूएई में रहते हैं। तो G20 बहुत अहम था इस बार, क्योंकि कोरोना के बाद जिस तरह से इंडिया और यूएई में रिश्ते आगे बढ़े, बिजनेस की टर्म में, एजुकेशन के टर्म में, हेल्थ के टर्म में, तो और यूएई को एज ए गेस्ट कंट्री इनवाइट करना। और मैं फिर एक बात कहूँगा कि सिर्फ यूएई हम लोग देख रहे हैं, हम लोग को थोड़ा और लार्जेस्ट पर्सपेक्टिव में देखें तो ओमान और इजिप्ट को जो इनवाइट किया है इंडिया ने, और सऊदी, ईरान, ये लोग पहले से G20 के मेंबर हैं, तो पूरा वेस्ट एशिया इंडिया ने साथ दिया है, सिर्फ यूएई नहीं, पूरा मीना रीजन, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका को इंडिया ने जो है अपने साथ, अपने घेरे में ले लिया है। तो और इसमें इसके साथ ही I2U2 भी है सिद्दीकी साहब। हाँ, I2U2 भी है, इजराइल और यूएस से। तो ये जो पूरा एक वेस्ट एशिया को जो है इंडिया ने G20 से साधा। लाइक ओमान पहली बार G20 में आ रहा है, किसी भी G20 में, और जबकि ओमान दुनिया के बड़े तेल एक्सपोर्टर्स में से एक है। तो ये जो इज्जत दी जा रही है, ये जो रिलेशन बनाया जा रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहेगा G20 का। और खासकर अफ्रीकन देशों की जो बात करते रहे हमेशा से पीएम, तो चूंकि जब हम अरब की बात करते हैं तो अरब हमेशा अफ्रीका के साथ जुड़ा होता है, वो मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका एक रीजन बनाया जाता है। तो वहाँ पे उस लिहाज से G20 बहुत अहम हो गया इंडिया के लिए। और स्पेशली इंडिया और यूएई का टारगेट है कि आने वाले कुछ सालों में उनको नॉन ऑयल क्रिएट करना है, अचीव करना है $100 बिलियन का, जो कि ऑलमोस्ट हाफ अचीव हो ही चुका है। तो यहाँ पे से जो चीज़ें आगे बढ़ेंगी, और शेख मोहम्मद बिन नहयान का आना वहाँ पे, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का पहुँचना G20 में, तो इसके पहले भी जो है कम से कम 40 मीटिंग्स हुई G20 के पहले, और यूएई ने हमेशा अपने किसी जिम्मेदार मंत्री को ही भेजा। तो ये दिखाता है कि यूएई कितना सीरियस था G20 को लेकर। और एक चीज और, कल तो जो मैंने कल ही मैंने कहा था कि यूएई को लेकर के इंडिया ने जो तैयारियां की हैं यूएई को लेकर के, वो बड़ी अहम थी, जो यहाँ मीडिया में काफी चर्चा में रहा कि किस तरह से यूएई के एस्ट्रोनॉट जो अभी लौट के आए हैं, वो अभी यहाँ सेलिब्रेशन चल ही रहा है, अभी 4-5 दिन ही हुआ लौट के आए हुए, उसके पोस्टर्स लगाए उन्होंने दिल्ली में, ये कहते हुए कि आपने एक इम्पैक्ट क्रिएट किया। तो वो यूएई के लिए प्राउड फील होता है, यहाँ के लोग प्राउड फील कर रहे हैं, वो एक कनेक्ट कर रहे हैं कि हाँ यार, इंडिया रिकॉग्नाइज कर रहा है हमारे एफर्ट्स पे स्पेस में।
जी हाँ, तो वो एक तरह से देखा जाए तो लबुलिबाब अभी तक का ही लग रहा है कि अगर ये दुनिया दो धड़ों में बढ़ती भी जा रही है तो उन दो धड़ों से क्योंकि ये ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, उन दोनों धड़ों से बहुत सारे देशों की अर्थव्यवस्थाएं, बहुत सारे देशों का बहुत कुछ जुड़ा हुआ है, बहुत सारे देश निर्भर हैं इन दोनों धड़ों पर। तो वो धड़े उस तरह से नहीं हो सकते जिसमें जो जैसे कोल्ड वॉर के टाइम पिछली सदी में हुआ करते थे। तो कई देश ऐसे हैं जिनको दोनों धड़ों से मतलब है, और वो सेतु का काम, वो ब्रिज का काम भारत बखूबी निभा रहा है। अभी अफ्रीकन यूनियन की आवाज़ बनकर अफ्रीकन यूनियन को शामिल करवाया यहाँ, जैसा सिद्दीकी साहब ने कहा कि यूएई जैसे देश, ओमान जैसे देश यहाँ पर गेस्ट के तौर पर इनवाइट किए गए। एक ब्रिज बनता जा रहा है भारत प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में ये G20 जो यहाँ पर सम्मेलन हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शान सिद्दीकी साहब। रोहित, आपका भी शुक्रिया। हम यहाँ लगातार बने हुए हैं ज़बरदस्त भारत मीडिया सेंटर में, भारत मंडपम में के इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में। यहाँ पर जो कुछ है, जैसा हम बार बार कह रहे हैं, न सिर्फ वर्ल्ड क्लास है, पहली बार ऐसा हुआ है दुनिया में भी। देखते रहिए आप न्यूज़ 18 इंडिया।